यह साबित करने के लिए कि शून्य के बाद पैदा हुए लोग भी आराम से जी सकते हैं। मैंने अपने पूर्वजों की परंपरा के खिलाफ एक फैसला लिया। मैंने न सिर्फ अपने पुश्तैनी घर को किराए पर चढ़ा दिया, बल्कि 985 यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई छोड़ दी। यहाँ तक कि मैंने तय कर लिया कि न प्यार करूंगा, न नौकरी, न बेवजह तनाव लूंगा। सिर्फ हर महीने मिलने वाले 1700 युआन के किराए पर इंस्टेंट नूडल्स खाकर आराम की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन मेरी इस अजीब हरकत पर शो की टीम की नजर पड़ गई। जब पूरा इंटरनेट मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं गरीबी को कला बना रहा हूँ, तब मैं आराम से इंस्टेंट नूडल्स का बचा हुआ सूप पौधों में डाल रहा था और अपनी आलसी दर्शन शास्त्र से हर किसी को जवाब दे रहा था। अभी कुछ ही देर पहले मीडिया रिपोर्टर लिशाओया को संयोग से एक प्रॉपर्टी एजेंसी से मेरे बारे में पता चला। अपने पेशे की जिम्मेदारी निभाते हुए उसने मुझे शो का मेहमान बनने के लिए ढूंढ निकाला। उसी समय शो का डायरेक्टर गुस्से में ईयरपीस पर चिल्लाया, लाई शाओया, तुम ये क्या तमाशा कर रही हो? अगर 5 मिनट में तीसरे मेहमान को ऑनलाइन नहीं लाई तो तुम्हें ही ऑफलाइन कर दूंगा। लाई शाओया घबराकर बोली, ठीक है, मुझे 10 मिनट और दे दीजिए। नहीं, सिर्फ 5 मिनट। मैंने शांत भाव से उसकी तरफ देखा। तुमने अभी कहा था कि इनाम मिलेगा, सही? हाँ। आखिर में लोकप्रियता के हिसाब से इनाम मिलेगा। पहले नंबर को 50,000, दूसरे को 30,000 और तीसरे को 20,000। मैंने भौहें उठाई। इतने बड़े टीवी स्टेशन का इनाम बस इतना ही है? लाई शाओया पूरे 3 सेकंड तक चुप रह गई। कितनी शर्म की बात थी। उसे पहली बार किसी ने इनाम की रकम पर ही छोटा समझ लिया था। मिस्टर चूशिंग, अगर आप शो में आने के लिए मान जाएं तो मैं अपनी तरफ से आपको 10,000 युआन और दूंगी। ये बात तुमने खुद कही है। हाँ, मैंने ही कही है। लाई शाओया पूरी तरह हार मान चुकी थी। सामने वाला उससे उम्र में छोटा लगता था, बेहद हैंडसम भी था, लेकिन इतना व्यावहारिक कैसे हो सकता था? मैंने पूछा, इससे मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इस एपिसोड में हम ऑब्जर्वेशन शो बना रहे हैं। शुरुआत में बस आपको दर्शकों से नमस्ते कहना होगा। उसके बाद बाकी समय हम सिर्फ चुपचाप आपको देखते रहेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लाई शाओया ने खुशी से मुट्ठी भींच ली। समय बहुत कम है तो हम अभी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। मैंने सिर हिला दिया। असल में मुझे किसी का दखल बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरी जिंदगी मिलने के बाद मैं सिर्फ शांति से जीना चाहता था। लेकिन जब सामने वाला कह रहा था कि फायदा भी होगा और मेरी जिंदगी में दखल भी नहीं देगा, तो ऐसा पैसा बिना मेहनत के मिल रहा था। बेवजह छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। उधर स्टूडियो में होस्ट सिया वे को सिग्नल मिलते ही उसने कहा, फिलहाल पहले और दूसरे मेहमान को थोड़ी देर आराम करने देते हैं। अब हम कैमरा तीसरे मेहमान की तरफ ले चलते हैं। दृश्य बदला। मैं धीरे धीरे किराए के मकान में सामान शिफ्ट कर रहा था। कमरा देखने में ठीक ठाक था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि यह किराए का घर है। शिया वे कुछ पल के लिए चौंक गया। उसे अचानक मेहमान बदलने की सूचना मिली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नया मेहमान एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट निकलेगा। उधर कंट्रोल रूम में बैठे डायरेक्टर का चेहरा भी उतर गया। लाई शाओया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये रिटायरमेंट शो है और तुम मेरे लिए एक जवान लड़का उठा लाई हो। उधर लाइव चैट में भी कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कहीं ये मत कहना कि ये मुझसे भी छोटा दिखने वाला लड़का रिटायर हो चुका है। ये कौन सा इंटरनेशनल मजाक चल रहा है? हमारे देश में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। चाहे जल्दी रिटायरमेंट हो, फिर भी इतनी कम उम्र नहीं हो सकती जब तक इसने किसी दूसरे देश जाकर पूरा चेहरा ही न बदलवा लिया हो। लाइव चैट का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। शो के डायरेक्टर ने चुपचाप माथे का पसीना पोंछा। उसे लगने लगा कि शायद आज उसकी नौकरी ही चली जाएगी। होश संभालते हुए शिया वे ने गला साफ किया। लगता है हमारे तीसरे पुरुष मेहमान काफी युवा हैं। मैं सबका समय ज्यादा नहीं लूंगा। अब मैं तीसरे मेहमान से अनुरोध करता हूं कि अपना परिचय दें और दर्शकों को नमस्ते कहें। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी मौजूदगी ने इतने लोगों को हैरान कर दिया है। मैंने आराम से हाथ उठाकर अभिवादन किया। हेलो शिया वे, नमस्ते सबको। मेरा नाम चूशिंग है। मेरे बिना झिझक के जवाब देने के अंदाज को देखकर सिया वे भी मन ही मन प्रभावित हो गया। नमस्ते मिस्टर चूशिंग, मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप सच में रिटायर हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल, मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो मिस्टर चूशिंग, उससे पहले आप कौन सा काम करते थे? मुझे सच में बहुत जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा कौन सा पेशा था जिसकी वजह से आप इतनी कम उम्र में रिटायर हो गए। मुझे यकीन है कि दर्शक भी मेरी तरह यही जानना चाहते हैं। मैं मुस्कुराया और सीधे जवाब दिया, मैंने कभी नौकरी ही नहीं की और मैं अपनी मर्जी से रिटायर हुआ हूँ। लाइव स्क्रीन पर पहले मेहमान शेनफेई और दूसरे मेहमान गुओ जियान, दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें अचानक तीसरे मेहमान चूशिंग में दिलचस्पी होने लगी। अपने अनुभव में उन्होंने कभी 20 साल की उम्र में रिटायर होने वाला इंसान नहीं देखा था। यहाँ तक कि होस्ट सिया वे भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। नियमों के मुताबिक कम से कम 15 साल का सामाजिक बीमा और 30 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही कोई रिटायरमेंट के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन सामने वाले को देखकर तो 30 साल नौकरी करना दूर, 15 साल का बीमा भरना भी नामुमकिन लग रहा था। अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रखते हुए शिया वे ने पूछा, क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? मैंने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। इतने सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने घर को किराए पर दे दिया है
और अब उसी के सहारे रिटायर होकर जी रहा हूँ। इतना सुनते ही लाइव चैट में मानो विस्फोट हो गया। पासवर्ड पूछो, ये तो पूरा मकान मालिक वाला किरदार निकला। गुआंगडोंग वालों की याद आ गई। मैं सोच रहा था इसकी मानसिक हालत इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। अरे बस नीली चप्पलों की कमी है, समझ गया। ये तो अमीरों का दिखावा करने वाला शो है। अब मजा नहीं रहा, ऐसा बेकार शो तो कुत्ता भी ना देखे। सिया वे ने हल्की सी खांसी की ताकि अपने भीतर की हैरानी छिपा सके। वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर शो की टीम कर क्या रही है। मिस्टर चूशिंग, क्या आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है? नहीं, बस एक घर और एक गैरेज। तो फिर वो जरूर कोई आलीशान बंगला होगा। मैं हंस पड़ा। मजाक मत कीजिए। क्या मैं ऐसा लगता हूं कि आलीशान बंगले में रहता हूं? अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो क्या मैं सिर्फ 30,000 युआन के लिए टीवी पर आता? मैं तो कब का अपने पुश्तैनी पैसे लेकर आराम की जिंदगी जी रहा होता। फिर मैंने कैमरे की तरफ देखकर गंभीरता से कहा, मेरे पास सिर्फ एक पुरानी कॉलोनी में लगभग 110 वर्ग मीटर का एक पुराना फ्लैट है। उसका किराया हर महीने लगभग 1,200 युआन मिलता है। उसके अलावा एक गैरेज भी है। दोनों मिलाकर हर महीने 1,700 युआन की स्थिर आमदनी हो जाती है। और बस मैं रिटायर हो गया। इतने साल होस्टिंग करने के बाद पहली बार शिया वे को लगा कि उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा है। ये तो सीधा सीधा बिना कुछ किए जिंदगी गुजारने वाली बात थी। अगर ये स्वस्थ रहा तो शायद अभी इसे जीने के लिए 50 साल और बाकी थे। उधर दर्शकों के बीच भी बहस छिड़ गई। कोई तो बताओ, 1,700 युआन में सच में गुजारा हो सकता है क्या? मैं एक जूनियर कॉलेज का छात्र हूँ। हर महीने 1,500 युआन खर्च करता हूँ। अगर थोड़ा बचत करूँ तो महीने के आखिर में किसी स्ट्रीमर को एक रॉकेट गिफ्ट भी भेज सकता हूँ। कुछ लोग हैरान थे, लेकिन ज्यादातर लोग आलोचना कर रहे थे। ये तो मुश्किल से 20 साल का लगता है। इस उम्र में तो पढ़ाई करनी चाहिए। इतनी कम उम्र में इतनी आराम तलबी, ये कैसी गलत सोच फैल रही है। मैं निर्माण स्थल पर ईंटें उठाकर हर महीने 5,000 युआन कमा लेता हूँ। अगर इंसान के पास सपना ही ना हो तो उसमें और सूखी मछली में क्या फर्क रह जाता है? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी मौजूदगी ने इंटरनेट पर इतनी बड़ी हलचल मचा दी है। हर तरफ लोग कीबोर्ड लेकर तैयार बैठे थे, जैसे बस मौका मिले और मुझे पूरी ताकत से कुचल दें। तभी सिया वे ने एक सीधा सवाल पूछा, क्या आपका कोई सपना है? मुझे ये सवाल थोड़ा अजीब लगा। अगर सपना नहीं होगा तो सूखी मछली बनने में क्या बुराई है? इसलिए मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मेरा सपना है एक सूखी मछली बनना। इतना सुनते ही पूरा इंटरनेट फट पड़ा। पासवर्ड पूछो। इतने गर्व से खुद को सूखी मछली कहते हुए मैंने पहली बार किसी को देखा है। जब लगा कि यह निकम्मा है तब इसने कहा कि इसका भी सपना है, और जब लगा कि शायद कुछ बड़ा सपना होगा तो इसका सपना निकला एक सूखी मछली बनना। उधर शो के डायरेक्टर ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ सूखी मछली वाले एक वाक्य से गिरती हुई टीआरपी अचानक ऊपर चढ़ने लगेगी। लेकिन अब शो का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसने माथे का पसीना पोंछा और बुदबुदाया, आखिर लाई शाव्या इस अजीब इंसान को कहां से पकड़कर लाई है? शियावे कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसे याद आया कि वो अभी लाइव प्रसारण कर रहा है। मिस्टर चूशिंग, आप वाकई बड़े मजाकिया हैं। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने इतनी कम उम्र में रिटायर होने का फैसला क्यों लिया? मैंने बिल्कुल सहज स्वर में जवाब दिया, थक गया था, ऊब गया था, परेशान हो गया था। अब बस लेटे रहना चाहता हूं। लाइव चैट में किसी ने तुरंत लिखा, सीधे सीधे कह दो कि आलसी हो। शियावे अपनी हंसी रोक नहीं पाया। फिर भी मुझे जानने की उत्सुकता है कि आप पहले क्या करते थे। मैंने कभी नौकरी नहीं की, अभी अभी यूनिवर्सिटी के पहले साल में दाखिला लिया था। तो क्या आपने पढ़ाई से छुट्टी ले ली है? मैंने भौहें सिकोड़ ली। आखिर कितने सवाल पूछोगे? क्या मेरी पूरी खानदानी जानकारी निकालनी है? शुरुआत से ही इतने सवाल, कोई भी परेशान हो जाएगा। पिछली जिंदगी में जो जियाओं के साथ सुहागरात में भी मेरी जुबान इतनी नहीं थकी थी। सिया वे एक पल के लिए सन्न रह गया। वाह, ये तो सचमुच झुंझला गया। लगता है सच में पूरा का पूरा सूखी मछली है। उसी समय मेरे मोबाइल से नोटिफिकेशन की आवाज आई। अलीपे में 1,000 युआन प्राप्त हुए। मैंने मोबाइल की तरफ देखा और फिर ली शाव्या को देखा। वो दोनों हाथ जोड़कर मुझसे विनती करने का इशारा कर रही थी। मैंने मोबाइल नीचे रखा, मुस्कुराया और कैमरे की तरफ देखकर कहा, एक बात सुधार दूं, मैंने पढ़ाई से छुट्टी नहीं ली, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। सिया वे के चेहरे की हैरानी छिपाए नहीं छिप रही थी। तो क्या आपने अपनी जिंदगी के लिए कोई खास योजना बनाई है? सवाल पूछते ही उसे पछतावा हुआ। जिस इंसान का सपना ही सूखी मछली बनना हो, उसकी भला क्या योजना होगी? लेकिन मेरी जोरदार हंसी सुनकर वो चौंक गया। हाँ बिल्कुल है। शिया वे की आंखें चमक उठी। क्या तीसरा मेहमान अब तक सिर्फ शो का असर बढ़ाने के लिए नाटक कर रहा था? उसके मन में उम्मीद जागी। उसे लगा कि शो की टीम इतनी गैर पेशेवर नहीं हो सकती कि सच में किसी निकम्मे इंसान को मेहमान बना दे। मैंने ठुड्डी सहलाते हुए कुछ देर सोचा और बोला, सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाली छड़ी खरीदूंगा और कल से मछली पकड़ने जाऊंगा। मैं चुप हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद सिया वे ने असहज होकर पूछा, बस इतना ही? मैंने दोनों हाथ फैला दिए। फिलहाल यही एक छोटी सी योजना है। सिया वे हंस भी नहीं पा रहा था और रो भी नहीं। क्या मछली पकड़ने की छड़ी खरीदना भी जीवन की योजना कहलाता है? लाइव चैट में बैठे दर्शक भी स्तब्ध रह गए। इतनी छोटी योजना? अगली बार योजना मत बनाना, कहीं ऐसा ना हो कि योजना बनने से पहले ही खत्म हो जाए। अपने मन की व्यंग्यपूर्ण भावना दबाते हुए शिया वे बोला,
लगता है आपकी योजनाएं पूरी करना काफी आसान है। तो आपकी सारी योजनाएं अब तक पूरी हो चुकी होंगी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसके स्वर में तंज आ गया था। मैंने उसकी बात का मतलब समझ लिया और हल्का सा भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या आपके सारे सपने पूरे हो चुके हैं? शियावे कुछ पल के लिए चुप रह गया। बिल्कुल नहीं। सपने इसलिए सपने होते हैं क्योंकि वे लोगों की बेहतर जिंदगी की चाह और उम्मीद होते हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, जो सपना कभी पूरा ही ना हो वो और सपने देखने में क्या फर्क है? वैसे भी मैं तो रोज सपने देखता हूँ। मेरे सपनों में सब कुछ होता है। ये सुनकर शियावे का माथा सिकुड़ गया। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है? मैंने फिर पूछा, आपका सपना क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा सपना है कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन होस्ट, मीडिया कर्मी और पत्रकार बनूं। मैंने पूछा, क्या बचपन में भी आपका यही सपना था? शियावे मुस्कुराकर सिर हिलाने लगा। नहीं, इंसान के अनुभव बदलते हैं तो उसके सपने भी बदल जाते हैं। मैं मुस्कुराया। लेकिन मैं अलग हूँ। मैं बचपन से ही बहुत एकनिष्ठ रहा हूँ। बचपन से मेरा सपना सिर्फ एक सूखी मछली बनना था और अब मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। इतना सुनते ही पूरा इंटरनेट हंसी से भर गया। स्क्रीन पे शियावे का हैरान चेहरा देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उसे तभी समझ आया कि मैं क्या कहना चाहता था। एक सूखी मछली होकर भी मैंने उसके सपनों की पूरी अवधारणा को ही नकार दिया था। जो नहीं जानते उन्हें तो यही लगता कि वही कोई छोटी बच्ची है जिसे सिर्फ सपने देखना पसंद है। उसी पल शियावे के मन में हार न मानने की भावना जाग उठी। एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग से पढ़ा हुआ छात्र होकर वो ऐसी बेइज्जती कैसे सह सकता था? उसने गंभीर होकर कहा, मिस्टर चूशिंग, क्या मैं आपसे एक थोड़ा निजी सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुनते ही स्क्रीन के सामने बैठे कई दर्शकों ने अंगूठा उठा दिया। वाह, यही होता है प्रोफेशनल होस्ट, सीधा सबसे जोरदार सवाल। मैंने चेहरे का भाव बदलते हुए हैरानी से कहा, एक आदमी कमाए और 2 लोग खर्च करें, ऊपर से उसके सामने पोते की तरह डांट खाए। दिन रात मेहनत सिर्फ इसलिए करूं कि किसी का बैल बन जाऊं। अगर काम में व्यस्त रहो तो कहें कि तुम घर की परवाह नहीं करते। अगर थोड़ा आराम करो तो कहें कि तुम निकम्मे हो। हर महीने पूरी तनख्वाह दे दो फिर भी एहसान नहीं माने। उल्टा कहें कि तुम कम कमाते हो। अब तुम ही बताओ, मुझे आखिर ऐसी चीज की जरूरत ही क्या है? सियावे का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। लाइव देख रहे कई पुरुष दर्शक भी अचानक चुप हो गए। सीधे दिल पर वार किया है। बहुत ज्यादा चुप गया। सियावे ने गला साफ किया। ऐसा भी नहीं कह सकते। आखिर पुरुष और महिला के बीच का रिश्ता बहुत जटिल होता है। मैंने सिर हिलाया। सही कहा। दरअसल बराबरी का रिश्ता। कौन सी बराबरी? कई बार तो दोनों को मिलकर सहयोग भी करना पड़ता है। लेकिन एक शर्त है, वो महिला की इच्छा के खिलाफ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गैर कानूनी है। बस। सियावे को लगा उसका सिर फटने वाला है। उसे अचानक महसूस हुआ कि शायद वो खुद उतना होशियार नहीं है जितना समझता था। मेरी सोच की रफ्तार का पीछा करना उसके बस की बात नहीं थी। उधर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर का सिर भनभना रहा था। ली शाओया, तुम आखिर मेरे लिए किसे पकड़ लाई हो? ऐसी पागलपन भरी बातें भी कोई लाइव टीवी पर करता है? दर्शक तो और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। हाँ, कमाल कर दिया भाई, आज फिर बहुत कुछ समझने को मिला। होस्ट, तुमने भी गलत आदमी से पंगा ले लिया। जो 20 साल की उम्र में रिटायर हो जाए उससे बहस करोगे तो यही होगा, जिसने इतनी खुलकर मजदूर बैल वाली बात कह दी। मैं तीसरे मेहमान को सलाम करता हूँ। पहले मेहमान शेन फेई के लाइव रूम में। वो अजीब चेहरे के साथ हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे याद था कि यह रिटायरमेंट लाइफ पर आधारित शो है, लेकिन पता नहीं कैसे माहौल बदलकर यह किसी और दिशा में चला गया। हालांकि उसके मन में मेरे लिए तिरस्कार ही था। उसकी नज़र में इंसान के पास क्षमता न हो तो भी चल सकता है, सपने न हो तब भी चल सकता है, लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बातें बनाकर क्या हासिल होगा? फिर ऐसे इंसान और सड़क के गुंडे में क्या फर्क रह जाता है? उसने सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जैसे इंसान के साथ एक ही शो में होना अच्छी बात है या बुरी। लेकिन एक बात उसे पूरी तरह यकीन थी, चाहे मैं कितना भी दिखावा कर लूं, आखिर में दर्शकों की वोटिंग में मैं उसे कभी नहीं हरा सकता। उधर दूसरे मेहमान गुओ जियान के लाइव रूम में वो भी स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठा था। मेरी बातें सुनते ही उसने लगभग अपनी जांघ पर हाथ मार दिया। कमाल, ये तो मेरा अपना आदमी निकला। आजकल लड़कियां हमेशा यही कहती हैं कि शादी ने उन्हें क्या दिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचती कि शादी से आदमी को क्या मिलता है। क्या शादी दोनों तरफ से बराबर त्याग और मेहनत का रिश्ता नहीं है? लेकिन दूसरी तरफ उसे मेरी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मेरे अंदर की ये निराश और ढीली सोच। इतनी कम उम्र में इस तरह पूरी तरह आराम तलबी। युवा लोगों में जरा सी भी ऊर्जा नहीं। उसकी नजर में युवाओं को जोश से भरा होना चाहिए, उन्हें मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। उसी समय शियावे के मन में डर बैठ चुका था। उसे लगने लगा कि यह शायद एक लाइव प्रसारण दुर्घटना बन जाएगी। मेहमान से बहस में हार जाना ही काफी नहीं था, ऊपर से वो लगभग कुछ ऐसा बोल बैठा था जिसे लाइव टीवी पर नहीं कहना चाहिए था। क्या चू सिंह सचमुच शो बिगाड़ने आया है? क्या ये एपिसोड उसके करियर का आखिरी शो बन जाएगा? लाई शाओया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे इस मुसीबत में क्यों डाल दिया? असल में लाई शाओया भी बहुत बेबस थी। वो दूर खड़े मुझे देख रही थी। उसका पूरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने शियावे को बहस में हरा दिया।
और सिर्फ हारा ही नहीं, पूरी तरह चुप करा दिया। अगर इस समय शो की टीम में सबसे ज्यादा घबराया हुआ कोई था तो वो ली शाओया ही थी। तभी बैकस्टेज में टीआरपी मॉनिटर कर रहा एक कर्मचारी अचानक चिल्लाया, सर रेटिंग बढ़ रही है, ऑनलाइन दर्शकों की संख्या 3 मिलियन पार कर गई। क्या? ईयरपीस में अपने साथी की आवाज सुनते ही ली शाओया ने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक साफ दिखाई दे रही थी। शायद इस बार उसने सच में सही फैसला लिया था। उधर कंट्रोल रूम में डायरेक्टर भी स्तब्ध रह गया। यह आखिर हुआ कैसे? स्टाफ ने जवाब दिया, तीसरे मेहमान के आते ही 2 बार अचानक ट्रैफिक बढ़ा। पहली बार जब उसने शिया वे को जवाब दिया और दूसरी बार भी जब उसने शिया वे को ही जवाब दिया। स्टाफ ने मन ही मन शिया वे के लिए 3 सेकंड का मौन रखा। डायरेक्टर की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया, आज के दौर में सबसे बड़ा राजा ट्रैफिक ही है। जब तक ट्रैफिक है सुअर भी आसमान तक उड़ सकता है। यही तो पैसा है। लाइन शाओया ने कोई मुसीबत नहीं ढूंढी, उसने तो खजाना ढूंढ निकाला। उसी समय किंगबाई यूनिवर्सिटी में अभी अभी अपना प्रदर्शन खत्म करके जाओ जियाओ मेकअप उतार रही थी। तभी लिन शिंगसिन भागती हुई आई और जोर से बोली, जियाओ जियाओ, जल्दी देख मैंने क्या खोजा है। जाओ जियाओ ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। सिंगसिन, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकती? मैं शांत कैसे रहूं? जल्दी देखो फोन में ये कौन है? लिन शिंगसिन ने मोबाइल उसके सामने कर दिया। जो जियाओ ने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह जड़ हो गई। ये शो में कैसे पहुंच गया? इसने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। लिन शिंगसिन बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आया कि इसने सबके सामने कहा कि वो सिंगल है, और फिर कहने लगा कि औरतें किस काम की। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि चू सिंह का दिमाग खराब हो गया है। अभी तो मुझे इतना गुस्सा आया कि बस पूछो मत। जाओ जियाओ ने इंटरनेट पे अपलोड की गई लाइव रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो देखते देखते उसका मूड पूरी तरह बिगड़ गया। हालांकि अभी तक चू सिंह सिर्फ उसका संभावित विकल्प था, लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहता तो बहुत जल्द वो उसका आधिकारिक बॉयफ्रेंड बन सकता था। क्या सच में उसे टीवी पे जाकर इतनी चोट पहुंचाने वाली बातें कहने की जरूरत थी? लिन शिंगसिन ने तिरस्कार से कहा, पहले तो हर समय कहता था कि तुमसे प्यार करता है। क्या प्यार ऐसे दिखाया जाता है? मेरी मानो तो सीधा रिश्ता खत्म कर दो। सिर्फ हैंडसम होने से क्या पेट भर जाता है? जाओ जियाओ कुछ देर तक खोई रही। सच था, सिर्फ खूबसूरत चेहरा रोटी नहीं बन सकता। लेकिन न जाने क्यों उसी पल उसके दिमाग में सिर्फ वही बातें घूमने लगीं कि चू सिंह पहले उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता था। लिन शिंगसिन गुस्से में मोबाइल की स्क्रीन दबाते हुए बोली, मैं अभी इस बेवफा आदमी की पोल खोलती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? मत करो। जाओ जियाओ मोबाइल छीनने दौड़ी, लेकिन लिन शिंगसिन फुर्ती से बच गई। मोबाइल न छीन पाने पर जाओ जियाओ फिर वीडियो देखने लगी, लेकिन जितना देखती गई उसके चेहरे का रंग उतना ही बदलता गया। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी? इतनी बड़ी बात? उसने मुझसे एक बार भी सलाह नहीं ली। आखिर वो अचानक इतना बदल कैसे गया? अभी कुछ समय पहले तक तो वो मेरे साथ बेहद प्यार से पेश आता था, हमेशा साथ रहने की कस्में खाता था, लेकिन अब अचानक जाओ जियाओ का दिल जोर से धड़क उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी जिंदगी की कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज खो दी हो। तभी लिन शिंगसिन की आवाज ने उसके विचार तोड़ दिए। काम हो गया? क्या हो गया? जाओ अब बस देखती जाओ, मैं गारंटी देती हूँ इस बार चू सिंह खुद तुम्हारे घर आएगा, तुमसे माफी मांगेगा और तुम्हारी मिन्नतें करेगा। क्या? तुमने आखिर किया क्या है? लिन शिंगसिन मुस्कुरा दी। ये राज है, अभी नहीं बता सकती, चाहे जाओ जियाओ कितनी भी पूछती रही। लिन शिंगसिन ने कुछ नहीं बताया। आखिरकार जो जियाओ परेशान होकर चुप हो गई। उसका मन हुआ कि मुझे फोन करे, लेकिन फोन उठाने के बाद उसने फिर वापस रख दिया। चाहे ये मजाक हो या कुछ और, वो चाहती थी कि मैं खुद आकर उसे सब समझाऊं, न कि वो खुद पूछने जाएं। उधर शो का लाइव प्रसारण अब 4 हिस्सों में बांट चुका था। शिया वे और विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ एक साथ बैठे थे। तीनों मेहमानों की रिटायरमेंट वाली जिंदगी दर्शकों को रियल टाइम में दिखाई जा रही थी। दर्शक अपनी पसंद के किसी भी एक लाइव रूम में जाकर सिर्फ उसी मेहमान की जिंदगी देख सकते थे। पहले मेहमान शेन फेई अपने कमरे में चाय पीते हुए शेयर ट्रेडिंग कर रहा था। उसकी नज़रें लगभग लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं। उठती हुई चाय की भाप और खिड़की से आती दोपहर की धूप उसे किसी सपने जैसा दृश्य बना रही थी। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक सफल व्यवसायी वाली शालीनता झलक रही थी। दूसरे मेहमान गुओ जियन इस समय अपने रोते हुए पोते का डायपर बदल रहे थे, साथ ही अपनी पत्नी से छोटी छोटी नोकझोंक भी कर रहे थे। एक साधारण परिवार की हलचल से भरी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह सामने दिखाई दे रही थी। दृश्य बेहद वास्तविक था और जमीन से जुड़ा हुआ भी। लेकिन जैसे ही कैमरा तीसरे मेहमान की तरफ गया, पूरा माहौल अचानक बदल गया। खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं चारों हाथ पैर फैलाकर बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। सोते सोते बड़बड़ा भी रहा था, बकवास मत करो, मैंने हाई स्कूल के 3 साल कभी चैन की नींद नहीं सोई, यूनिवर्सिटी में भी ठीक से नहीं सो पाया। अगर 4 लोगों वाले कमरे में भी चैन से सो लिया तो समझो किस्मत बहुत अच्छी है। 1 घंटे बाद मैंने सिर्फ करवट बदली। सबको लगा कि अब मैं उठने वाला हूँ, लेकिन सच तो ये था मैंने सिर्फ सोने की पोजीशन बदली।
और फिर से गहरी नींद में सो गया। पता नहीं क्या सपना देख रहा था। बीच बीच में हल्की हल्की हंसी भी निकल रही थी। मेरे बिल्कुल पास बैठी ली शाओया मुझे सोते हुए देखकर पूरी तरह बेबस नजर आ रही थी। अचानक उसका चेहरा लाल पड़ गया क्योंकि मेरी एक हथेली पैंट के अंदर चली गई थी। मैंने 2-3 बार खुजाया और फिर हाथ वहीं छोड़कर आराम से सोता रहा। यह दृश्य देखते ही लाइव चैट फट पड़ा। हे भगवान, मैंने अभी क्या देख लिया। मेरा बॉयफ्रेंड भी सोते समय बिल्कुल ऐसा ही करता है। क्या सारे लड़के ऐसे ही होते हैं? एक पुरुष दर्शक ने तुरंत जवाब दिया। एक लड़का होने के नाते मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। उसी समय स्टूडियो में शिया वे तीनों मेहमानों पर टिप्पणीकारों के साथ चर्चा कर रहा था। प्रोफेसर ली, इस बार हमारे तीनों मेहमानों के बारे में आपका क्या विचार है? लाई फेंग ने अपना चश्मा ठीक किया और बोले, मेरे अवलोकन के अनुसार ये तीनों मेहमान समाज के 3 अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले शेन फेई। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो एक सफल व्यक्ति हैं। उनकी रिटायरमेंट वाली जिंदगी वैसी ही है जैसी ज्यादातर लोग चाहते हैं। जहां तक गुओ जियन की बात है, वो एक सामान्य शहरी परिवार के रिटायर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें कुछ खास कहने जैसा नहीं है। ज्यादातर लोगों की रिटायरमेंट की जिंदगी अंत में ऐसी ही होती है, बहुत साधारण और जमीन से जुड़ी हुई। लेकिन मैं विशेष रूप से तीसरे मेहमान चू शिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरी नजर में उसका व्यवहार समाज और देश दोनों के प्रति बेहद गैर जिम्मेदाराना है। ऐसे व्यवहार की आलोचना की जानी चाहिए। सिया वे को उम्मीद नहीं थी कि ली फेंग इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। शो शुरू हुए अभी 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ था। इतनी बड़ी बात बनाने की क्या जरूरत थी? प्रोफेसर ली, आपकी राय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर चैन, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर चैन का नाम चैन पिंग था। वो एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इतना बड़ा विशेषज्ञ तो मैं नहीं हूँ। होस्ट महोदय मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। प्रोफेसर ली ने अभी बहुत सी बातें साफ कर दी हैं। मैं इस विषय को स्वास्थ्य के नजरिए से देखना चाहूंगा। सबसे पहले शेनफेई की बात करें। वो बहुत देर तक बैठकर शेयर ट्रेडिंग करते रहते हैं। इससे कमर, गर्दन और आंखों पर बुरा असर पड़ता है। मेरी सलाह है कि हर आधे घंटे में उन्हें उठकर थोड़ा टहलना चाहिए और शरीर को हिलाना डुलाना चाहिए। इससे रक्त संचार बेहतर रहेगा। अब दूसरे मेहमान गुओ जियान की बात करें। जिन लोगों ने बच्चों की देखभाल की है वे जानते हैं कि यह कितना थका देने वाला काम होता है। इसलिए जब बच्चा सो जाए तो उन्हें भी आराम कर लेना चाहिए। जहां तक तीसरे मेहमान चू शिंग का सवाल है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो काम और आराम के बीच संतुलन बनाना अच्छी तरह जानता है। नींद आई और तुरंत सो गया। उसकी नींद की गुणवत्ता देखकर तो मुझे भी ईर्ष्या हो रही है। लेकिन छोटी सी बात से पूरी तस्वीर का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर पहले से शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ न हो तो कोई जवान इंसान इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि असली समस्या चू शिंग के साथ है। आजकल बहुत से युवा अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और फिर कम उम्र में ही अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। हाल के शोध बताते हैं कि कई गंभीर बीमारियां अब कम उम्र के लोगों में भी दिखाई देने लगी हैं। सिया वे और बाकी लोग लगातार सिर हिलाते रहे। डॉक्टर चैन की बात में दम है। काम और आराम का संतुलन हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। मैं भी उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लेंगे। लेकिन लाइव चैट में बहस छिड़ गई। बिल्कुल सही कहा। आजकल कितने ही युवा कम उम्र में कैंसर और दूसरी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। स्वास्थ्य सचमुच बहुत गंभीर मुद्दा है। लेकिन तुरंत दूसरे लोगों ने जवाब दिया, ऊपर वाले, ऐसी बातें करना आसान है। क्या तुम्हें लगता है कि आज के युवा आराम नहीं करना चाहते? मैं मेडिकल रिसर्च कर रहा हूँ, 2 रातों से लगातार जाग रहा हूँ। आओ मेरी जगह लैब में काम करके दिखाओ। खड़े खड़े भाषण देना आसान है। अगर हर किसी को अच्छी नींद मिलती तो यकीन मानो सबकी नींद चू शिंग जितनी अच्छी होती। विशेषज्ञ लोग सलाह देना थोड़ा कम करें। कुछ ही देर में ओवर टाइम और काम के दबाव पर बहस पूरे इंटरनेट पर फैल गई। इसके बाद सिया वे ने आखिरी टिप्पणीकार की तरफ देखा। मिस गोंग, आपका क्या विचार है? गोंग रुयान, जो हाल ही में काफी लोकप्रिय हुई अभिनेत्री थीं, मुस्कुराकर बोली, पहले और दूसरे मेहमान के बारे में कहने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तीसरे मेहमान चू शिंग में मेरी ज्यादा दिलचस्पी है। सच कहूं तो मुझे उसकी जीवन शैली से थोड़ी ईर्ष्या होती है। मेरी पूरी दिनचर्या हर मिनट तय रहती है। अभी जब मैंने चू शिंग को कुछ ही सेकंड में सोते देखा तो सबसे पहले मुझे अपना ही ख्याल आया। बचपन में कभी नहीं सोचा था कि बड़े होकर जब मन करे तब सो पाना भी एक तरह की खुशी होती है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा सिर्फ सो जाना भी इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन जाएगा। यहाँ तक कि कई लोग मुझसे ईर्ष्या भी करने लगे थे। शाम 5 बजे शेनफेई ने कंप्यूटर बंद किया, आलस भरी अंगड़ाई ली और बाहर निकल गया। उधर शियावे और बाकी लोग भी खाना खाने लगे। हालांकि ये 24 घंटे चलने वाला लाइव ऑब्जर्वेशन शो था, लेकिन आखिर इंसान को खाना तो खाना ही पड़ता है। एक फ्रेंच रेस्तरां में शेनफेई ने एक प्लेट भुना हुआ आलू और एक गिलास सब्जियों का जूस मंगाया। वो आराम से खाना खाने लगा, लेकिन जैसे ही बिल की रकम दिखाई गई, दर्शक फिर चौंक गए। भुना हुआ आलू, 108 युआन, सब्जियों का जूस, ये आलू है या सोना? इतने पैसे तो कई लोगों की पूरे दिन की कमाई भी नहीं होती। सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब शेनफेई ने जाते जाते वेटर को 200 युआन टिप भी दे दिए। लाइव चैट एकदम शांत हो गई। कितने लोगों की पेंशन ऐसी जिंदगी झेल सकती है? सच ही कहा जाता है, दूसरों की रिटायरमेंट वाली जिंदगी हमारे लिए हमेशा सिर्फ एक सपना ही रहेगी। दूसरी तरफ
गुओ जियान का घर बिल्कुल आम परिवार जैसा था। पूरा परिवार 3 व्यंजन और एक सूप के साथ मिलकर खाना खा रहा था। साधारण सा खाना, लेकिन उसे देखकर न जाने कितने दर्शकों को अपने घर की याद आ गई। सब्जियां हैं, सूप हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। पता नहीं क्यों मेरी आंखें नम हो गईं। बचपन में टीवी पर ऐसे दृश्य देखकर ईर्ष्या होती थी। अब बड़ा हो गया हूं, फिर भी सबसे ज्यादा ईर्ष्या इन्हीं पलों से होती है। माफ करना, इस साल भी मैं पैसे नहीं कमा पाया और इस बार भी तुम्हारे लिए बहू घर नहीं ला सका। तभी किसी ने कमेंट किया, इतनी जल्दी निराश मत हो, जरा सोचो, क्या अगले साल भी यही हाल नहीं रहने वाला। पता नहीं कितना समय बीत गया। मैंने अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गया, लेकिन बैठते ही मेरी हरकत अचानक रुक गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि कमरे में ये 2 लोग क्यों बैठे हैं। 2 सेकंड बाद मुझे याद आया, मैं एक शो में हिस्सा ले रहा हूँ। मैंने उनकी तरफ देखकर पूछा, तुम लोग सोए नहीं क्या? लाई शाओया और कैमरामैन के होंठ एक साथ फड़क उठे। सोना तो वे भी चाहते थे, लेकिन लाइव प्रसारण बंद नहीं हो सकता था। किसे पता था कि मैं कब उठूंगा या उठकर कोई नया तमाशा कर दूंगा। ली शाओया ने जल्दी से सिर हिलाया और कैमरे की तरफ इशारा किया। मतलब लाइव अभी भी चल रहा था। मैंने आंखें बड़ी कर लीं और अनायास ही एक गाली निकल गई। क्या? सोते हुए भी लाइव चल रहा था? मैंने कोई अजीब हरकत तो नहीं की? ली शाओया समझ ही नहीं पा रही थी कि इसका जवाब कैसे दे। वो मन ही मन कहना चाहती थी, आपने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया, लेकिन जो किया वो ज्यादा शालीन भी नहीं था। उसे सिर हिलाते देखकर मैंने राहत की सांस ली। ये पैसा कमाना भी कितना मुश्किल है। अच्छा हुआ कोई गंदा सपना नहीं आया, वरना सच में बर्बाद हो जाता। मैंने घड़ी देखी, अरे 6 बज गए, भूख लग रही है। मैंने पेट सहलाया। आज पहला दिन था, इसलिए शिफ्टिंग में ज्यादातर सामान तैयार ही नहीं कर पाया था। इस समय तक सब्जी बाजार भी बंद हो चुका होगा, लेकिन मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मैंने सूटकेस खोला, उसमें से इंस्टेंट नूडल्स के कई पैकेट निकाले। आज बीफ फ्लेवर वाला खा लेते हैं, यह कहकर मैंने ब्रेस्ड बीफ फ्लेवर इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट निकाला। गर्म पानी डालकर उसे तैयार किया। ली शाओया हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखती रही। उसे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी सचमुच बेहद साधारण थी, लेकिन जैसे ही नूडल्स की खुशबू फैलने लगी, उसने अनायास ही लार निगल ली। उसी समय उसे याद आया कि वो खुद भी पूरे दिन से कुछ नहीं खाई थी। जब मैं आराम से सो रहा था, वो लगातार रिपोर्ट और लेख लिखने में लगी हुई थी। अब उसकी उंगलियां और आंखें दोनों दर्द कर रही थीं। अचानक उसका मन रोने का करने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स किसी को इतना भावुक कर देगी। मैं बड़े मज़े से खाने लगा। तभी मुझे किसी के पेट से आवाज़ आने की ध्वनि सुनाई दी। मैंने सिर घुमाकर देखा। लाई शाओया और कैमरामैन दोनों मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम लोग भी खाना चाहोगे? लाई शाओया ने तुरंत हाथ हिलाया। चेहरे पर संकोच भरी मुस्कान थी। उसकी शक्ल देखकर मैं हंस पड़ा। मैंने 2 और पैकेट फाड़े और दोनों के लिए एक एक कटोरी नूडल्स बना दिए। जब नूडल्स तैयार हो गए तो ली शाओया ने सोचा कि अब मना करना भी बेकार है। उसने कटोरी ले ली। फिर वो और कैमरामैन दोनों भूखे लोगों की तरह जल्दी जल्दी खाने लगे। पता नहीं क्यों, हालांकि पहले भी वे कई बार इंस्टेंट नूडल्स खा चुके थे, लेकिन आज का स्वाद कुछ अलग ही था। शायद इसलिए क्योंकि ये किसी और ने बनाकर दिया था। मैं मुस्कुराकर बोला, आराम से खाओ, अगर पेट न भरे तो मेरे पास और भी हैं। ली शाओया शर्म से जमीन में गड़ने लगी। उसने पूछा, क्या आप रोज यहीं खाते हैं? मैंने कंधे उचकाए। हालात पर निर्भर करता है, वैसे कॉलेज के दिनों में तो बहुत खाए हैं। उसने धीरे से कहा, हर समय इंस्टेंट नूडल्स खाना ठीक नहीं है, इससे पोषण की कमी हो जाएगी। मेहमान नवाजी का एहसान महसूस करते हुए एक ऐसे इंसान के नाते जो खुद भी अक्सर इंस्टेंट नूडल्स खाती थीं, उसने मुझे सच्चे मन से सलाह दी। मैंने तुरंत सिर थपथपाया। तुम सही कह रही हो। मैंने सूटकेस में हाथ डाला और उसमें से 2 उबले हुए मसालेदार अंडे निकालकर दोनों को दे दिए। लाई शाओया कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। तो इससे खाना ज्यादा पौष्टिक हो जाएगा? कैमरामैन भी हंसी रोक नहीं पाया। जो भी हो, उबला अंडा और इंस्टेंट नूडल्स की जोड़ी सच में कमाल थी। इधर इंटरनेट पर फिर बहस शुरू हो गई। तुलना तो साफ दिखाई दे रही है। जरा शेन फेई की जिंदगी देखो और फिर गुओ जियान की। मुझे समझ नहीं आता कि चूशिंग आखिर किस बात पर इतराता है। शेन फेई से तुलना तो छोड़ो, गुओ जियान से भी इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। उनकी जिंदगी को जिंदगी कहते हैं, ये तो बस किसी तरह सांस ले रहा है। इसमें जिंदगी जैसी कोई गुणवत्ता ही नहीं है। उसी समय ली शाओया ने अपने ईयरपीस को छुआ। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। ईयरपीस में डायरेक्टर का आदेश आ चुका था। हालांकि वो एहसान का बदला बुराई से नहीं चुकाना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर का आदेश उसके लिए फरमान जैसा था। इसलिए उसने मजबूरी में मुझसे कहा, क्या आपको पता है इंटरनेट पर लोग आपके बारे में क्या क्या लिख रहे हैं? मैंने सिर हिलाया, फिर तुरंत मोबाइल निकाला और डुयन खोल लिया। स्क्रीन स्क्रॉल करते करते मेरी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। ज्यादातर लोग शेन फेई की तारीफ कर रहे थे, गुओ जियन के लिए सहानुभूति जता रहे थे, और बाकी लगभग सभी मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे। अगर मैं एक बार मौत का सामना करके दोबारा जिंदगी न जी चुका होता तो शायद मुझे भी लगता कि मैं सचमुच पूरी तरह बेकार इंसान हूं।
लेकिन अब ऐसा नहीं था। मैं बहुत पहले ही जिंदगी का सबसे बुनियादी सच समझ चुका था। इंसान के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो दूसरों की नज़रों की ज़्यादा परवाह न करे। जिसमें खुद को सुकून मिले, वही असली सुकून है। दूसरे लोग तुम्हें देखकर सोचें कि तुम आराम में हो, वो सिर्फ उनकी कल्पना है। तुम्हारे संघर्ष और तकलीफ सिर्फ तुम खुद जानते हो। लेकिन कुछ टिप्पणियां सचमुच हद से ज़्यादा अपमानजनक थीं। मैंने तुरंत दोनों अंगूठों से जवाब लिखना शुरू कर दिया। लाई शाओया ने यह देखा तो जल्दी से कैमरामैन को इशारा किया। कैमरा सीधे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस कर दिया गया। मैं एक एक टिप्पणी का जवाब देने लगा। एक टिप्पणी थी, अगर मैं चू शिंग जैसा बन गया तो उल्टा खड़े होकर खुद ही मर जाऊंगा। मैंने जवाब दिया, भाई उल्टा खड़े होकर ऐसा करने से तुम नहीं मरोगे, चाहो तो सीधे गंदे गड्ढे में कूद कर देख लेना। दूसरी टिप्पणी, मैं जो भी पैसा कमाता हूं उसमें मेरा खून पसीना लगा है। अभी भले मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन भविष्य में चू शिंग से 1000 गुना बेहतर बनूंगा। मैंने जवाब दिया, एक बात तो पक्की है, चलते समय तुम्हारे घुटने मुझसे ज्यादा मजबूत होंगे। एक और टिप्पणी, मैं चौकीदार हूं, मेरी प्यारी बेटी उसे कभी नहीं मिलेगी। मैंने जवाब दिया, चौकीदार अंकल क्या यहाँ दामाद चुन रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं जैसे आपकी बेटी मुझे पा ही लेगी। एक और टिप्पणी, पुराने लोग ज्यादा समझदार होते हैं, बड़े लोगों की नज़र कभी गलत नहीं होती। मुझे तो हमेशा 18 साल की लड़कियां ही पसंद हैं। ली शाओया और कैमरामैन दोनों दंग रह गए। मैंने किसी को भी छोड़ा नहीं, हर एक टिप्पणी का तुरंत जवाब दे दिया। फिर मैंने मोबाइल एक तरफ रख दिया और आराम से कहा, अब चैन मिला। ली शाओया ने कहा, ऐसा करने से लोग आपसे और ज्यादा नफरत करेंगे। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपकी लोकप्रियता सबसे नीचे रह जाएगी? मैंने कंधे उचकाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले स्थान पर 50,000 युआन का इनाम है। मैंने उसकी तरफ देखा। 50,000 युआन बहुत होते हैं क्या? लाई शाओया कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने बात बीच में काट दी। लेकिन अब मुझे तुम्हारी बात का जवाब देना पड़ेगा। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, अभी जो इंस्टेंट नूडल्स खाए थे स्वादिष्ट थे या नहीं? ली शाओया हल्का सा शर्मा गई। हाँ, बहुत स्वादिष्ट थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस फिर बात खत्म। जो लोग समुद्री खीरा खाते हैं उन्हें यह कहने का हक किसने दिया कि नूडल्स स्वादिष्ट नहीं होते? जो लोग पलंग पर सोते हैं वे क्यों कहते हैं कि मिट्टी के चबूतरे पर सोना अच्छा नहीं होता? जो लोग रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स पढ़ते हैं वे क्यों कहते हैं कि दूसरे उपन्यास अच्छे नहीं हैं? मेरे हिसाब से समस्या चीजों में नहीं है, समस्या कुछ लोगों के दिमाग में है। लाई शाओया पूरी तरह उलझ गई। उसे लग रहा था जैसे मेरी बात गलत भी नहीं थी और पूरी तरह सही भी नहीं थी। फिर मैंने कैमरे की तरफ देखा और लगातार सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्यों कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ाई के समय अगर दिमाग नहीं चलता तो समाज में निकलते ही वे जरूर सफल हो जाएंगे? क्या दिमाग की कमी सिर्फ स्कूल तक ही रहती है? जब तुम खुद इतने असफल हो तो तुम्हें दूसरों को सिखाने का अधिकार किसने दिया? रास्ता एक एक कदम चलकर तय होता है, खाना भी एक एक निवाला खाकर खाया जाता है। क्या मैं तुम्हारे घर का खाना खा रहा हूँ या तुम्हारे घर की सड़क पर चल रहा हूँ? आज की ओवरटाइम की कमाई हुई, आज दीदी चलाकर कितना कमाया, लोन चुकाने के पैसे इकट्ठा हुए, 3 बच्चों का असली पिता मिल गया। फिर मैंने कैमरे की तरफ देखकर आखिरी बात कही, और अंत में मैं बस एक सलाह दूंगा। ब्रेज्ड बीफ फ्लेवर वाले इंस्टेंट नूडल्स सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, उनके साथ उबला हुआ मसालेदार अंडा जरूर खाना। यह सुनकर लाई शाओया और कैमरामैन दोनों का सिर भनभनाने लगा। उन्हें लगा इस आदमी की जुबान शायद जहर में डुबोकर बनाई गई है। उधर इंटरनेट पर भी न जाने कितने लोग मेरी बातों से पूरी तरह निरुत्तर हो गए। शुरुआत में वे सब नैतिकता के ऊंचे मंच पर खड़े होकर मुझे ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनके और मेरे बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ इतना था कि वे हर महीने मुझसे कुछ 1000 युआन ज्यादा कमाते थे। बाकी वे भी उसी तरह अपनी जिंदगी में फंसे हुए थे, फिर भी वे दूसरों को सीख देने चले थे। और आखिर में उन्हीं की बातों का जवाब इतना सीधा पड़ा कि वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। हर सवाल जैसे सीधे उनकी आत्मा पर चोट कर रहा था। वे सब चुप हो गए। कुछ लोग तो भावुक होकर रो भी पड़े, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। खाना खत्म करने के बाद मैं आराम से किराए के घर से बाहर निकल गया। उधर पहले मेहमान शेनफेई के लाइव प्रसारण में वो एक कॉन्सर्ट हॉल में पहुंच चुका था। पूरा हॉल बेहद शानदार और भव्य माहौल से भरा हुआ था। दूसरी तरफ गुओ जियन अपनी पत्नी के साथ एक चौक पर पहुंचे, जहां वे बाकी बुजुर्गों के साथ ग्रुप डांस करने लगे। स्टूडियो में शियावे मुस्कुराते हुए बोला, स्पष्ट है कि शेनफेई की रात की जिंदगी बेहद सुरुचिपूर्ण है। यह साफ दिखाई देता है कि उन्हें जीवन का आनंद लेना आता है। लाई फेंग ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैं भी शेनफेई की पसंद की बहुत सराहना करता हूँ। पियानो में कुल 88 कीज होती हैं। उसे अच्छी तरह बजाना और मधुर धुन निकालना अपने आप में बेहद कठिन काम है, लेकिन ऐसी कठिन चीज में महारत हासिल करने के बाद जो आनंद मिलता है वो वास्तव में मन को सुख देता है। मेरे विचार से पियानो आधुनिक युग के सबसे महान आविष्कारों में से एक है। सियावे और बाकी लोग थोड़ा चौंक गए। पियानो पसंद करने वाले लोग बहुत थे, लेकिन उसे आधुनिक युग का सबसे महान आविष्कार कहना कुछ ज्यादा ही लग रहा था। अगर सिर्फ ज्यादा बटन होना ही महानता की निशानी है तो कंप्यूटर का कीबोर्ड उससे कहीं आगे निकल जाएगा। लेकिन लाई फेंग ने किसी के चेहरे के भावों पर ध्यान नहीं दिया।
वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, असल में मैं आजकल के युवाओं द्वारा सुने जाने वाले तथाकथित लोकप्रिय गीतों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनमें कोई सार नहीं होता। फिर उसने गुओ जियन की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जरा सुनिए, तुम मेरी छोटी सी सेब हो, तुमसे जितना प्यार करूं कम है। ये सब क्या है? अगर प्यार की तुलना सस्ता हो गया आएगी तो क्या प्यार इतना सस्ता हो गया? ये तो बिल्कुल शोर शराबा है। ली फेंग ने बेहद सख्त लहजे में कहा, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश के लोगों की संगीत समझ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि बीथोवन और मोजर्ट का संगीत सुने। वही सचमुच उच्च स्तर का संगीत है, वही कला के मंच पर जगह पाने योग्य है। शिया वे के मन में हंसी, लेकिन उसने अपनी पेशेवर गंभीरता बनाए रखी। तो डॉक्टर चैन, आपका क्या विचार है? चैन पिंग ने सिर हिलाया। संगीत की बात करें तो मैं खुद को विशेषज्ञ नहीं मानता, लेकिन हर चीज किसी न किसी तरह जुड़ी होती है, इसलिए मैं इसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखना चाहूंगा। हर तरह के संगीत की अपनी अलग लय होती है। वो इंसान में खुशी, दुख या उत्साह जैसी भावनाएं पैदा कर सकता है। जब संगीत भावनाओं को प्रभावित करता है तो उसका शरीर और मन पर भी असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पहले से दुखी है तो उसे और दुख भरे गीत नहीं सुनने चाहिए, वरना उसका दुख और बढ़ जाएगा। इसके विपरीत, अगर कोई खुश है तो उसे हल्का और शांत संगीत सुनना चाहिए। शिया वे ने सिर हिलाया और फिर गोंग रुयान की तरफ देखा। मिस गोंग, आप क्या सोचती हैं? गोंग रुयान मुस्कुराकर बोली, मेरे हिसाब से पियानो संगीत भी और चौक पर होने वाला ग्रुप डांस भी दोनों ही बहुत अच्छे मनोरंजन के तरीके हैं, लेकिन मैं प्रोफेसर लाई फेंग की बात से सहमत नहीं हूँ। पियानो संगीत सिर्फ संगीत की कई अभिव्यक्ति शैलियों में से एक है। उसे ऊंचा या नीचा मानने का पैमाना नहीं बनाया जा सकता। असल में आज के बहुत से लोकप्रिय गीतों में भी पियानो का इस्तेमाल होता है। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो चाहे संगीत उच्च कहलाए या सामान्य, उसका उद्देश्य आखिर इंसान को खुशी देना ही है। मुझे इनमें ऊंच नीच जैसा कोई फर्क नहीं लगता। बस हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है। उसकी बात खत्म होते ही लाइव चैट में टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। मैं पियानो सुनता हूँ इसलिए मैं सभ्य हूँ। मैं मॉडल्स देखता हूँ इसलिए मैं भी सभ्य हूँ। मैं टॉयलेट पर बैठता हूँ इसलिए मैं भी सभ्य हूँ। मेरी माँ का नाम भी सभ्यता है। हमारा पूरा परिवार ही सभ्य है। अगर किसी का धन्यवाद करना है तो मैं उन शिक्षकों का करूंगा जिन्होंने मेरे बचपन, किशोरावस्था और जवानी को यादगार बनाया। मुझे विशेषज्ञों को देखना बहुत पसंद है। जैसे ही वे जमीन से ऊपर उठते हैं, उनकी समझदारी भी उड़ जाती है। यहाँ तक कि गाली भी कविता जैसी लगने लगती है। मैं प्रोफेसर ली के लिए एक गाना गाना चाहता हूँ। बायां हाथ, दायां हाथ, धीरे धीरे एक हरकत स्टूडियो में। लाई फेंग का चेहरा साफ उतर गया। एक प्रोफेसर होने के नाते आमतौर पर कोई उसकी बात का विरोध नहीं करता था, लेकिन आज एक अभिनेत्री ने सबके सामने उसकी बात काट दी। ऊपर से इंटरनेट पर बैठे लोग भी लगातार उसका मजाक उड़ा रहे थे। स्थिति समझते ही शिया वे ने तुरंत विषय बदल दिया। आइए देखते हैं इस समय तीसरे मेहमान चू शिंग क्या कर रहे हैं। दृश्य बदला। मैं सड़क पर आराम से टहल रहा था, न बहुत तेज न बहुत धीरे, बस खाना खाने के बाद सामान्य सैर की तरह। लेकिन इतनी सी बात पर भी इंटरनेट पर फिर गालियों की बाढ़ आ गई। घूमते रहो, बस घूमते ही रहो, एक दिन घुटने जवाब दे देंगे। मैं ये दीदी की राइड खत्म कर लूं, फिर जाकर इसे मार ही दूं। उसी समय स्टूडियो में ली फेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, इतनी कम उम्र में न दौड़ना, न व्यायाम करना, न काम करना। अगर आज के सारे युवा ऐसे ही हो जाएं, तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? ऐसे निकम्मे इंसान का तो सांस लेना भी संसाधनों की बर्बादी है। जो व्यक्ति कोई मूल्य पैदा ही नहीं कर सकता, उसके जीवन का क्या अर्थ है? ये साफ था कि ली फेंग अपनी सारी नाराजगी मुझ पर निकाल रहा था। यहाँ तक कि सिया वे को भी उसकी बातें कुछ ज्यादा लगने लगीं। उसने बीच में कहा, यह विषय थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। हम यहाँ सिर्फ रिटायरमेंट की जीवन शैली पर चर्चा कर रहे हैं, इतने बड़े सामाजिक मुद्दों पर नहीं। तो डॉक्टर चेन, आपका क्या विचार है? चेन पिंग ने लाई फेंग की तरफ देखा और बोले, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, खाने के बाद 100 कदम चलो तो 99 साल जियो। इस कहावत में काफी सच्चाई है। खाना खाने के बाद भोजन पेट में जमा रहता है। हल्की सैर करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। दूसरी बात, जीवन का आधार ही गति है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। टहलना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। अगर इसे रोज किया जाए तो पूरे शरीर और मन पर सकारात्मक असर पड़ता है। स्पष्ट था कि चैन पिंग और ली फेंग की राय बिल्कुल अलग थी। ली फेंग ने तुरंत विरोध किया, स्वास्थ्य की चिंता तो मध्यम आयु के बाद करनी चाहिए। चू शिंग की उम्र में इसकी कोई जरूरत नहीं। यही उम्र होती है जब इंसान की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और दिमाग सबसे तेज विकसित होता है। अगर इस उम्र में लोग यूं ही सड़क पर घूमते रहेंगे तो क्या ये अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं है? चैन पिंग शांत स्वर में बोले, प्रोफेसर ली, हमारा नजरिया अलग है। आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और मैं स्वास्थ्य पर। पढ़ाई निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर शरीर ही स्वस्थ न हो तो पढ़ाई किस काम की? हमारे देश के एक महान व्यक्ति ने कहा था, शरीर ही क्रांति की पूंजी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कोई भी बड़ा काम कैसे किया जाएगा? सिया वे मन ही मन प्रभावित हो गया। वो सोचने लगा, सचमुच विशेषज्ञ आखिर विशेषज्ञ ही होते हैं, बात करने का स्तर ही अलग है। अब तो महान व्यक्तियों के कथन भी सामने आ गए। देखते हैं अब प्रोफेसर ली क्या जवाब देते हैं।
ली फेंग कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि देखने में सीधे साधे चेन पिंग इतने तीखे जवाब देंगे। कुछ देर तक वो कोई जवाब ही नहीं दे पाया। तभी गोंग रुयान की मीठी हंसी ने माहौल हल्का कर दिया। अभी तक तो मैं सिर्फ चूशिंग का चेहरा देख रही थी। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो टहल भी रहा है। ये तो मेरी गलती हो गई। सियावे भी मुस्कुरा दिया। स्टूडियो का तनाव तुरंत कम हो गया। वो मन ही मन गोंग रुयान की तारीफ करने लगा। आखिर अनुभवी अभिनेत्री थी। सिर्फ एक वाक्य में पूरा माहौल बदल दिया। उधर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी साधारण सी सैर की वजह से दो विशेषज्ञों के बीच लगभग बहस छिड़ गई थी। और अगर मुझे पता भी चल जाता तो मैं शायद सिर्फ इतना ही कहता, इन लोगों ने सच में खाली बैठकर बेवजह दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। इसी बीच कुछ तेज नजर वाले दर्शकों ने देखा कि मेरे हाथ में एक छोटा सा मोड़ा हुआ स्टूल था। ये स्टूल लेकर कहाँ जा रहा है? रात के समय स्टूल लेकर निकला है? क्या किसी से लड़ाई करने जा रहा है? सिर्फ दर्शक ही नहीं, लाई शाव्या भी बहुत उत्सुक थी, लेकिन अपनी पेशेवर मर्यादा की वजह से उसने कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद हमारे सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई दिया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी। मैंने स्टूल जमीन पर रखा और गेट के ठीक सामने सड़क किनारे बैठ गया। फिर आराम से स्ट्रीट लाइट के नीचे पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। दर्शक पूरी तरह उलझ गए। ये आखिर कर क्या रहा है? काफी देर तक किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद लाइव चैट अचानक उत्साह से भर गई, क्योंकि उस आर्ट्स कॉलेज के गेट से समय समय पर कई लड़कियां बाहर निकल रही थीं। हर कोई सजी धजी, खूबसूरत और फैशनेबल। पूरा दृश्य किसी फैशन शो से कम नहीं था। लाई शाओया ने पहले कॉलेज के गेट की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। वो मन ही मन बोली, तो आप हमें पूरे 15 मिनट घुमाकर सिर्फ यहाँ लड़कियां देखने लाए हैं? मैं बड़बड़ाया, ये वाली ठीक है, आगे से भी अच्छी लग रही है। सच में कमाल की फिगर है। अगर पटा पाता तो कितना अच्छा होता। इतना सुनते ही लाइव चैट फिर से फट पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि एक रियलिटी शो के लाइव प्रसारण में ऐसा बोनस कंटेंट भी देखने को मिलेगा। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में पुरुष दर्शक मेरे लाइव रूम में आने लगे। उधर स्टूडियो में बैठे सिया वे और बाकी तीनों लोग भी अवाक रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह आदमी अपनी इज्जत की इतनी भी परवाह क्यों नहीं करता। लाइव कैमरे के सामने इतनी बेधड़क बातें। भाई थोड़ा तो संभल जाओ। इतने अच्छे चेहरे के साथ भी गर्लफ्रेंड मिलने की उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम खुद ही अपना भविष्य बर्बाद कर दोगे। ऐसे ही पूरा 1 घंटा बीत गया। मैं उसी तरह आराम से बैठा रहा। बीच बीच में सामने से गुजरती लड़कियों पर अपनी टिप्पणियां भी करता रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं वहां से जाने वाला हूं। लाई शाओया की तो रोने जैसी हालत हो गई। देखना है तो देखिए, लेकिन कम से कम टिप्पणी तो मत कीजिए, और अगर करनी ही है तो कम से कम ऐसे शब्द मत बोलिए। तभी मैंने अचानक समय देखा। लाई शाओया ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब शायद मैं उठकर जाने वाला हूं और आज की रिकॉर्डिंग भी आखिरकार खत्म होने वाली है। लेकिन अगले ही पल मैंने जेब से एक छोटा सा दूरबीन मिनी बाइनोकुलर निकाल लिया। उसी समय ब्रेक लगाने की तेज आवाज और इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार आकर आर्ट्स कॉलेज के गेट पर रुकी। ली शाओया का ध्यान तुरंत उस तरफ चला गया। कार का दरवाजा खुला। उसमें से बेहद आकर्षक और काफी खुले कपड़े पहने एक लड़की उतरी। उसने कार की तरफ हाथ हिलाया। अगले ही पल कार तेजी से वहां से निकल गई। ली शाओया एकदम चौंक गई। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। मैं दूरबीन लगाए उसी लड़की को लगातार देख रहा था। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं धीरे से बुदबुदाया, स्पोर्ट्स कार में बैठकर आने वाली साधारण लड़की तो हो ही नहीं सकती। कुछ ही देर बाद एक के बाद एक कई लग्जरी कारें वहां आने लगीं। हर बार कार रुकती और उसमें से एक या कई लड़कियां उतरतीं। वे सभी बेहद सज धज कर आई थीं। कपड़े कितने महंगे थे ये अलग बात थी, लेकिन एक बात साफ थी, वे बहुत ज्यादा खुली पोशाक पहने हुए थीं। समझदार इंसान एक नज़र में समझ सकता था कि वे किस काम के लिए जा रही हैं। लग्जरी कारें, खूबसूरत लड़कियां। ये दृश्य देखकर इंटरनेट पर बैठे दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये जगह आखिर है कहाँ? मुझे पहले क्यों नहीं पता चली? चूशिंग को सच में ट्रैफिक खींचना आता है। जल्दी अपना अलग लाइव चैनल शुरू करो। मैं घर बेचकर भी तुम्हें रॉकेट गिफ्ट करूंगा। गॉडफादर, कृपया लगातार लाइव करना। समय नोट कर लो, रात 21:47। तभी मैंने दूरबीन समेटकर जेब में रख ली। फिर स्टूल उठाकर वापस चल पड़ा। लाई शाओया ने ठंडे स्वर में पूछा, अब नहीं देखेंगे? मैंने अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा। आर्ट्स कॉलेज रात 10 बजे बंद हो जाता है। अब यहाँ रुककर क्या देखूं? ली शाओया के मन में सिर्फ 5 शब्द आए। इसे ही असली प्रोफेशनल कहते हैं। वापसी के रास्ते में वो आखिर खुद को रोक नहीं पाई। क्या आपने विशेषज्ञों की टिप्पणियां नहीं देखी? मैं हंस पड़ा। विशेषज्ञ? वे कोई इंसानों जैसी बात भी करते हैं क्या? ली शाओया जल्दी से बोली, आप भी मजाक करते हैं। ये कहते हुए उसने मुझे आंख भी मारी। मैं उसकी नीयत समझ गया, इसलिए आगे कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा हंसकर बात वहीं खत्म कर दी।